देखो अब देखो, अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, वायरस से एक मरतबा डबल से पढ़ते हैं ना, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा फिर अपने। वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, ठीक है। देखो अपने को चलो है ना, चलो आ रहा है, हाँ माइक भी चलो चलो ठीक, चलो अब देखो क्या पढ़ना है अपने को कि वहाँ तक अपन पढ़ लिए थे एनिमल तक के, एक मरतबा वायरस से और थोड़ा ले लेते ताकि अच्छा हो उसके अंदर बराबर अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ठीक है। देखो क्या जब अपने आर एच विटेकर ने सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे सारों को 5 में बांट दिए थे, लेकिन कुछ कुछ छूट जा रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को लगता था ये भी कुछ ना कुछ तो है यार, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स और लाइकेंस। लाइकेंस तो ऐसा है कि भाई देखो इसमें 4 है ना, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स और एक लाइकेंस। इनमें तो जो 3 है वो तो एकदम छोटा, एकदम बहुत अलग है उसका काम। लेकिन लाइकेंस क्या है, लाइकेंस बहुत सारे लोग उसको कितना मुस्कुरा रहे हैं, हाँ क्या हो गया, चलो लाइकेंस क्या है, लाइकेंस क्या है कि लाइकेंस 2 ऑर्गेनिज्म का मिलाप है। 2 ऑर्गेनिज्म जब मिलेंगे तब जाकर लाइकेंस बनने वाले हैं। तो लाइकेंस को तो कुछ ना कुछ रखना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं रखे उन्होंने, क्योंकि वो 2 अलग अलग किंगडम के मेंबर से बना हुआ है, यानी फंगस प्लस अलगे, दोनों का मिक्सचर क्या है लाइकेंस, इसीलिए उसको काय में भी रखना पॉसिबल नहीं है। यानी उसके अंदर पूरी पूरी फंगल की प्रॉपर्टीज दी है, पूरी पूरी अलगे की प्रॉपर्टीज दी है। तो अब तुम बोलो कि प्लांट में रखना चाहिए या फिर फंगस में रखना चाहिए, काय में भी नहीं। तो एक काम करो ना, सबसे अच्छा इसको थोड़ा अलग ही पढ़ लेते हो तो बात क्लियर हो जाएगी ना। तो लाइकेंस का ऐसा मसला है। अब बात करेंगे इसकी, अब 3 बचे अपने पास, वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स। तो मैं क्या रहते पहले तुमको मोटा मोटा इंफॉर्मेशन देता। देखो वायरस क्या रहेगा कि एक प्रोटीन का कोट, वायरस क्या है, एक प्रोटीन का कोट और उसके अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 बनाता है ना ताकि समझ में आए। देखो ये दोनों भी वायरस है ऐसा। तो ये जो वायरस है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल फॉर एग्जांपल डीएनए मान लो, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल फॉर एग्जांपल आरएनए मान लो, क्या है ना। तो वायरस क्या रहते हैं, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। वायरस इज नथिंग बट प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, जिसमें जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वायरस इज नथिंग बट एक प्रोटीन का कोट है, उसके अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल, यानी एक धागा है उसके ऊपर तुमने कवर चढ़ा दी, बस ये तुम्हारा वायरस बन गया, समझी। हाँ या तो डीएनए, देखो दोनों भी एक साथ नहीं रह सकते। जैसे अपना सेल, अपने न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी मौजूद है और डीएनए जो आरएनए बनाते रहता है वो आरएनए भी मौजूद है, लेकिन इनके अंदर या तो एक वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, समझे। तो प्रोटीन कोट, बाहर एक कवरिंग और बीच में जेनेटिक मटेरियल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब सोचो ये कवरिंग और ये जेनेटिक मटेरियल कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बाहर। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट है ऐसा है ना, या फिर तुमने फॉर एग्जाम्पल वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें केले का डीएनए अपन बाहर निकाल लेते, केले का जो डीएनए निकाल लेते, वो अच्छा बड़ा एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या करते, केले को पीसते, उसके अंदर कुछ तो भी केमिकल्स मिलाते, उसमें जेनेटिक मटेरियल उसका बाहर निकाल देते। तो क्या वो जेनेटिक मटेरियल लिविंग रहेगा? सिर्फ अगर जेनेटिक मटेरियल तुमने निकाल लिए, डीएनए बाहर निकाल लिए, तो क्या लिविंग है? नहीं। तो क्या उसके ऊपर एक कवरिंग लगा दी, तो क्या अब ये लिविंग है? नहीं, कुछ ही नहीं है इसके अंदर, कुछ कर ही नहीं सकता ना। तुम बोलो कुछ कर सकता है? नहीं। एक डीएनए या फिर आरएनए और उसके ऊपर एक कवरिंग प्रोटीन की, क्या ये कुछ भी कर सकते? कोई चीज, कोई केमिकल रिएक्शन, कोई मेटाबॉलिज्म इनका पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ही नहीं कर सकते। लिविंग होने के लिए क्या क्या जरूरी था? मेटाबॉलिज्म, है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसन, तीनों भी इसके पास एब्सेंट है। ना ही इसके पास पूरा कंप्लीट सेल। अब देखो इसको सेल बोल देंगे तो सेल में तो यार सेल वॉल रहती, साइटोप्लाज्म, कितनी सारी चीजें रहती है ना, वो सारी। अब यहाँ तो सिर्फ सेल का एक छोटा सा पार्ट, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का भी थोड़ा सा टुकड़ा और प्रोटीन की एक कोट, बस। तो ये सेल बनता है या नहीं? ना ही। प्रोकैरियोटिक भी नहीं। प्रोकैरियोट तो इसके सामने ऐसा है जैसे अपने सामने वायरस, अपने सामने जैसे बैक्टीरिया ना, जैसे अपने लिए बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के लिए वैसा वायरस, इतना छोटा। यानी बैक्टीरिया को भी अगर बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोप में देखना चालू करेंगे तब भी उसको नहीं दिखने वाला है, वायरस इतना छोटा है ना। तो प्रोकैरियोट तो बहुत बड़ी चीज है, प्रोकैरियोट की तो बाल के बराबर भी नहीं, समझे, इतना छोटा है। तो इसीलिए इसको बहुत सारे साइंटिस्ट को उसको लिविंग मानने का कुछ सवाल ही नहीं उठता। तो ये कैसा रहता है कि बाहर अगर रहेगा तो इस कंडीशन में रहेगा, नहीं इसके पास कुछ है, सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और एक प्रोटीन की कोड है। जब तक के अंदर सेल में नहीं आता तब तक के बाहर एक बस पड़ा हुआ टुकड़ा है ना, प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल का एक टुकड़ा है, एक जर्रा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाते से ही अपना डीएनए सेल के डीएनए से मैच कर लेगा और वो सेल को ही अपना सेल बना लेगा। अब वो पूरा का पूरा सेल एक्ट एज अ वायरस, पूरा का पूरा सेल वायरस के तौर पे एक्ट करेंगे। क्यों? ये देखो जैसे ये सेल को इन्फेक्ट करेंगे, ये सेल को इन्फेक्ट किया, ये सेल को ऐसा इन्फेक्ट करता, कुछ भी नहीं, प्रोटीन कोड बाहर आ जाता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को, देखो ये न्यूक्लियस है सेल का, ये जेनेटिक मटेरियल को ये सेल का न्यूक्लियस मान लो इस तरीके से, ठीक है।
वो जेनेटिक मटेरियल जो था उसको उसने यहाँ पर लगा दिया। उसको प्रोटीन सेल के बाहर रहता है। हाँ, सेल के बाहर, प्रोटीन तो बाहर ही रह जाएंगे, सिर्फ सेल के अंदर इंजेक्ट कर देंगे अपना जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर जो अपने सेल का जेनेटिक मटेरियल था उसके साथ में कंबाइन हो गया। अब जब ये कंबाइन हो जाएगा तो फिर ये पूरा सेल इस वायरस के कंट्रोल में चलेगा, इस जेनेटिक मटेरियल के कंट्रोल में चलेगा। यानी इतना बड़ा डीएनए हमारा अब कुछ काम करेंगे। अब वो सारी बात किसकी सुन रहा है? इस छोटे से डीएनए, हाँ, वायरस के डीएनए। जैसा जैसा ये वायरस का डीएनए इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन रहेंगे स्टोर, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो काम ही कराना चाहता है वो सारे काम ही कराएंगे। सिंपल, समझे? तो आउटसाइड द सेल वायरसेस आर नॉन लिविंग, इनसाइड द सेल, क्योंकि वो सेल की पूरी मेटाबॉलिज्म यानी सेल की मशीनरी इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, और यूज किसको कर रहा है? पूरे सेल को। तो कुछ तो कर नहीं सकते। अगर वो सेल के अंदर, बॉडी के अंदर भी आ गया वायरस तो कुछ नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है? अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने जेनेटिक मटेरियल को इस सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ में कंबाइन कर लेता। जैसे उसने यहाँ पर कंबाइन कर लिया तो क्या होने वाला है? अब ये पूरी सेल की मशीनरी उसकी होगी, अब चाहे जैसा ले वैसा काम कर सकते हैं। तो इसीलिए बोले हमने कि बॉडी में एंटर करने के बाद साथ में जैसी बॉडी में एंटर किया तो आपको सब कर, जो लिविंग करता है ना वो सारी काम कर सकता हूँ। रिप्रोडक्शन कर सकता, उसके बाद में मेटाबॉलिज्म कर सकता है, बिल्कुल रेप्लिकेशन कर सकता है, और कॉन्शियसनेस भी दिखा सकता है ना, क्योंकि सेल में आ गया ना वो। तो कोई अगर फॉर एग्जांपल इसको तो मारने के लिए कोई दवाई दिखा लेंगे तो उसकी सब कॉन्शियसनेस दिखाएगा, सारी चीजें करेंगे, जो कर सकता है वो सारी चीजें यहाँ करेगा। समझे ना? तो आउटसाइड द बॉडी इसको अपने नॉन लिविंग बोले, क्यों? क्योंकि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का कोट है। लेकिन इनसाइड द बॉडी आने पर उसने सेल को ही अपना हथियार इस्तेमाल कर लिया, सेल को ही कब्जा कर लिया, पूरे सेल पे कब्जा कर लिया। तो इसीलिए इसको अपन लिविंग बोल सकते हैं, इनसाइड द सेल। समझे बात? ये तुम्हारा आरएनए वायरस हो गया ना। वायरॉइड्स क्या रहता? वायरॉइड्स है ना। तो इसके बारे में समझ में आया, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पड़ी। अभी एनसीआर के ऊपर डबल पढ़ लेने वाले, लेकिन एक बेसिक नॉलेज तो डेवलप हो गया तुम्हारे पास में क्या क्या रहता वायरस एक्चुअल में ये है। अब ये एकदम लास्ट जो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट बता दिया मैंने। अपन पहले रिजल्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद में रिजल्ट आया कैसा वो सीक्वेंस पढ़ने वाले, ठीक है? चलो, रिजल्ट पढ़ लिया तुमने, ऐसा ऐसा होता, ये ऐसा था, ठीक है? अब वायरॉइड्स देखो, वायरॉइड्स तो वायरस से भी छोटे रहते। कैसा? उनके पास तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल रहता, प्रोटीन का कोड भी एब्सेंट है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। तो वायरॉइड्स में क्या है? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल डिजीज कॉजिंग रहते हैं, इसका कोई काम नहीं। हाँ, बिल्कुल, ये भी डिजीज कॉज करते हैं, क्योंकि वायरस और वायरॉइड्स बगैर डिजीज का जिंदगी नहीं रह सकते। बगैर डिजीज करे उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो जब भी इन्फेक्ट करेंगे कुछ अच्छा नहीं करेंगे सिवाय डिजीज की। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया थोड़ा बहुत फायदा तो पहुंचा देंगे अपने, है ना, थोड़ा बहुत फायदेमंद हो सकते हैं बैक्टीरिया, लेकिन वायरस वायरॉइड्स नेवर बेनिफिशियल फॉर अस। कभी भी वो हमारे लिए कुछ भी फायदा नहीं कर सकते। जब भी करेंगे कोई ना कोई डिजीज ही कॉज करेंगे, क्योंकि उनका डिजीज कॉज करना बोले तो उनकी ग्रोथ करना है, खुद को रेप्लिकेट कर पाएंगे। जब तक कि हमको डिजीज नहीं करेंगे जब तक कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनकी मजबूरी है, तो उनको करना ही, समझ में? तो सेल के आउटसाइड में बिल्कुल, अब तुम ही बोलो, तुम खुद सोच सकते हो ना, एक जेनेटिक मटेरियल है, सेल के अंदर क्या करने हो, सेल के बाहर क्या करने हो? जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है बाहर, डीएनए निकाल के, अगर अपना भी डीएनए निकाल के रख दिया तुमने, इसका डीएनए तो इतना छोटा है, अगर अपना भी डीएनए निकाल के रख दिया 2.2 मीटर का, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर सकता है बोलो? वो भी नॉन लिविंग है। तो ये तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है ना, वो भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस से भी छोटा रहेगा ये जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या हो सकता है अपना लो मोलिकुलर वेट का ये जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी आरएनए हो सकता है। क्या हो सकता है? आरएनए हो सकता है। इसकी एनसीईआरटी लिखती भी है ना। तो वायरस समझ में आया, सिंपल, वायरस से भी छोटे। अब प्रायोन्स क्या है? देखो प्रायोन्स भी दिखाता मैं एक मिनट को। प्रोटीन की कोटिंग नहीं है। हाँ, वायरस के अंदर प्रोटीन की कोट नहीं रहती है, सिंपल। अब देखो हाँ, इनसे कोई ये जो है ना, ये सिर्फ डीएनए भी नहीं बोल सकते तुम इसको, सिर्फ आरएनए बोलना पड़ेगा। लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए है, ये डीएनए भी नहीं है, आरएनए। क्या है ये? आरएनए, बस ऐसा आरएनए, यानी इतना छोटा है, सोचो। यानी सबसे छोटा तो यही है, वायरस से भी छोटा बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन कोड भी नहीं। तो इसको डीएनए भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो सिर्फ आरएनए, आरएनए नहीं करेंगे। तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंपल। लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट का यानी बहुत ही छोटा आरएनए है, सिंपल। अब प्रायोन्स क्या रहते हैं? प्रायोन्स रहते तुम्हारे अब नॉर्मली बाउंडेड प्रोटीन, यानी दिमाग के अंदर क्या होता है, कभी कभी जो प्रोटीन्स बनती है हमारी, है ना, तो एक प्रॉपर शेप में उसकी जो, देखो फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोटीन बन रही, तो ये प्रोटीन बन रही तो एक प्रॉपर शेप मिला उसको, ठीक है। चलो अपन शेप बना लेते, ये अमाइनो एसिड जोड़ के एक प्रॉपर शेप की प्रोटीन बनी, ये फंक्शनल प्रोटीन है, कोई ऐसी प्रोटीन बन गई। मैं समझाने के लिए बता रहा सिर्फ, ये एक
प्रोटीन बनी है ना, कुछ ना कुछ शेप रहता है प्रोटीन। लेकिन अगर यही प्रोटीन बनते बनते हाथ राज कोई भी शेप एक्सटार कर ली, ऐसा किधर भी चलेगी वो इस तरीके से, बस यानी एबनॉर्मली क्या हुआ, प्रोटीन में ऐसी बाइंडिंग होगी, बस मतलब गुज गई। एबनॉर्मली जो प्रोटीन का जो था वो यानी एक प्रॉपर शेप होने की बजाय एबनॉर्मल क्या हो गया, उसके अंदर रैपिंग हो गई, एबनॉर्मली रैप्ड प्रोटीन, इसी को प्रायॉन्स बोलते हैं, प्रायॉन्स, समझे। तो वायरस सिर्फ क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोड, वायरस सिर्फ लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए, और प्रायॉन्स क्या है, एबनॉर्मली बाइंडेड या फिर बाउंडेड प्रोटीन, प्रोटीन है जो क्या गुद गई बस ऐसा खतरनाक तरीके से, उसको क्या बोली तुमने, प्रायॉन्स बोले, ऐसा है। तो कोई ऑर्गेनिज्म जैसा कुछ दिख रहा है क्या प्रायॉन्स में, कुछ भी नहीं, बस एबनॉर्मली बाउंडेड प्रोटीन है, इसको अपन ने प्रायॉन्स बोल दिया, सिंपल। तो तुम सोचो ना, आप सिर्फ प्रोटीन है तो सिर्फ प्रोटीन कैसा लिविंग रह सकते, पॉसिबल ही नहीं। यानी हमारे ही मेटाबॉलिज्म में जैसे जो है ना, ये जो प्रायॉन्स है वो जनरली काऊ के अंदर देखा, जो अपने गाय पागल हो जाती है ना, गाय पागल हो जाती है ना, वो इसी वजह से मैड काऊ डिजीज, और सीआर जैकब डिजीज ह्यूमंस में भी होता है कि भाई इंसान पागल हो गया, तो दिमाग की जो प्रोटीन है वो एबनॉर्मली ऐसा रैप हो जाती है, तो उसकी वजह से वो डिजीज हो जाती है। बाहर का प्रोटीन कैसे बनना, अपने अंदर के सेल का प्रोटीन तो मतलब दिमाग के जो न्यूरॉन्स है उनके अंदर का प्रोटीन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके अंदर का प्रोटीन ये अंदर घुसता है कि क्या है? नहीं, देखो ये मेटाबॉलिज्म में, हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर डिफेक्ट आ जाने की वजह से इस तरीके का काम हो जाता है, इसकी वजह से हमको डिजीज होती है। नहीं, पॉसिबल नहीं है, डिजीज से नहीं होती वो, हाँ ट्रीटमेंट के बाद में पॉसिबल हो सकती है, रैप नहीं, एबनॉर्मली रैप हो जाए, रैप तो होते रहता, नॉर्मल रैप तो नॉर्मली कोई ना कोई शेप मिलते रहता है प्रोटीन को, जैसे यहाँ पर भी शेप मिला, यहाँ पर शेप मिला, लेकिन यहाँ पर शेप ही नहीं मिला, शेप मिलते चलते किधर भी क्या होगा, गुद गया है। हाँ, प्रायॉन्स अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म से बनने वाला एक ही है प्रोटीन, एबनॉर्मली रैप प्रोटीन है, उसको बोलते हैं प्रायॉन्स। अब हो सकता है एक आने के बाद में कई सारे वैसी रैपिंग चालू हो जाए बॉडी के अंदर, तो इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, अपन एक ऑर्गेनिज्म के तौर पर, एक बीमारी कॉजिंग के तौर पर इसको ट्रीट करते हैं। हाँ, तो लेकिन प्रोटीन ही है, कोई दूसरा है कि नहीं है, लेकिन लगने में कैसा लगता है कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म होगा इस तरीके से, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ये फैलता नहीं एक दूसरे से। वायरस क्या होंगे कि वो बाहर के है ना, तो फैल सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन अंदर के अंदर बनाएंगे, वो इंसान को पागल करेंगे इस तरीके। इतना डिटेल में दिया नहीं, लेकिन बस तुमको 3 डिफरेंसेस याद रखना है। वायरस बोले तो कुछ भी नहीं, जेनेटिक मटेरियल प्लस एक कवरिंग, उसको वायरस बोले। वायरस बोले तो नथिंग बट आरएनए, सिर्फ लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए, वो वायरॉइड्स हो गया। और प्रायॉन्स बोले तो एबनॉर्मली बाउंडेड प्रोटीन। समझ में आई चीजें? यस। अब इसको अपन डिटेल में एक एक लाइन क्या बोलती है इसका फील लेते हो चलना, ठीक है? चलो अब देखो एनसीईआरटी ने क्या बोली सबसे पहले, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस सम असेलुलर। तो ये तीनों भी बोलो, प्रायॉन्स, वायरॉइड्स और वायरस, क्या तीनों के अंदर भी सेल है? क्या तीनों में भी सेल है? नहीं, तो तीनों भी क्या है? एसेलुलर। लेकिन लाइकेंस के अंदर सेल है तो वो सेलुलर हो जाएंगे, है ना। सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, तो इनको ऑर्गेनिज्म मानती है एनसीईआरटी। क्या मानती है इनको? ऑर्गेनिज्म मानती है, ठीक है। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड, मुख्तसर तौर पर इसको बताया गया, ठीक है। ऑल ऑफ अस who have suffered the ill effect of common cold or flu know what effects viruses can have on us। सबको मालूम है जब जुकाम होता तो वायरसेस क्या इफेक्ट डालते हैं, तो मालूम है सबको, है ना। चलो, इवन इफ वी डू, तो ये लाइन याद करने की जैसी नहीं है। तुमको अभी तक जो लाइन पढ़े अपने उसमें से क्या याद रखना है कि 3 एसेलुलर है, वायरस, वायरस, प्रायॉन्स, और एक सेलुलर है, कौन सी? लाइकेंस, ठीक। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विथ आवर कंडीशन, अगर हम उसको नहीं भी करें, इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विथ आवर कंडीशन, viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living। वायरस को कोई भी जगह नहीं दिया बोलते अपने, क्यों? क्योंकि ट्रूली लिविंग है ही नहीं। ट्रूली लिविंग है क्यों? नहीं, उसके पास सेल ही नहीं है, तो ट्रूली लिविंग कैसा होगा? तो फिर कहाँ रखने वाले हैं कुछ, इसलिए क्या में रखे ही नहीं उसको, ठीक है। If we understand living as those organisms that have a cell structure, अगर हमने ऐसा मान लिए जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके कि लिविंग वो होते हैं जिनके पास में सेल होता है, तो वायरस के पास में कोई सेल ही नहीं होता, इसलिए उसको अपन लिविंग नहीं मान रहे।
द वायरसेस आर नॉट सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो अगर वो सेल के बॉडी के बाहर है तो कैसे रहेंगे? इनर्ट, कुछ ही नहीं हो सकता। हाँ, इनएक्टिव। बॉडी के अगर बाहर वायरस पड़े हुआ है, एक प्रोटीन की कोट और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, तो कुछ कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। तो बॉडी के बाहर कितने भी, अगर तुम्हारे पूरे रूम को वायरस से भर दिया जाएगा, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बॉडी के अंदर एंट्री लिया तो फिर तुम्हारा काम बचा के रख देगा। समझे बात? चलो, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द लिविंग सेल। हाँ, वंस दे इन्फेक्ट, एक मरतबा बॉडी के अंदर आया, इन्फेक्शन कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया तुमको, अ सेल दे टेक ओवर मशीनरी ऑफ द होल सेल, तो पूरे सेल को अपने कंट्रोल में लेगा। इतना बड़ा डीएनए सेल का, उसको हरा नहीं सकता है वो। इतना सा डीएनए वायरस का पूरे सेल की मशीनरी को अपने कंट्रोल में लेगा। मतलब वो सेल की जो मशीनरी पूरी अपने कंट्रोल। हाँ, यानी वो सेल ही तुम्हारा वायरस बनेगा। वो जैसा जैसा बोलेगा, वायरस जो करना चाहता है उनसे, जो प्रोटीन बनाना चाहता है वो प्रोटीन वो सेल बनाते हैं, जिसकी वजह से तुम बीमार पड़ेंगे और तुमको डिसीज होंगे। समझे बात? चलो, किलिंग द होस्ट, वो मार देता है। किलिंग द होस्ट, सेल को मार भी सकते हैं ना। सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, किलिंग द होस्ट, तो अपने आप को डिवाइड कर करके होस्ट की काम तमाम करेंगे। समझे? जो सेल है उसकी मशीनरी बना लेंगे। हाँ, वो अपनी मशीनरी बना देगा और उस सेल को बोलेगा कि भाई मेरे जैसे ऑर्गेनिज्म बनाओ तुम, जैसा मैं हूँ, यानी मेरे जो जेनेटिक मटेरियल है वैसा रेप्लिकेट करो। उसको बहुत सारे आरएनए बनाने लगाएंगे जैसा वो था। अब होस्ट को मर गया, फिर होस्ट मर गया तो पूरे इसमें बिखर जाएगा, बिखर गया तो फिर वापस किसी और दूसरे को कॉज कर सकता है डिजीज। समझ पा रहे तुम? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो खत्म नहीं होने वाला है ना। सबसे खतरनाक वायरस ही है। सबसे खतरनाक वायरस, तो आज तक इंसानों के लिए सबसे खतरनाक जो मुहलिक साबित हुआ वो क्या है? वो वायरस है। कि वायरस ऐसी चीज़ है कि वो, क्योंकि देखो, जिससे बातचीत हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल दो मुल्कों के बीच में युद्ध चालू है ना, जंग चालू है, तो उनसे अगर बातचीत वो आपस में कर सकते हैं। युद्ध होती कब? जंग होती कब? जब बातचीत करना दो लोग तय ना करें, यानी उनके अंदर की बातचीत खराब होना चालू होगी तो युद्ध, जंग होती है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरिया, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सुनते ही नहीं, मानते नहीं। सुनते क्या? तुम बोल रहे अरे यार वायरस थोड़ा, हम तुम बोलो क्या होना, हम दे देते, तुम सुनिएगा नहीं, तो ये कभी सुन ही नहीं सकते ना। तो इसलिए इनके अंदर की जंग कभी रुकने का नाम नहीं लेती जब तक कि तुम ऐसा कुछ नहीं निकाल लेते। जब तक वैक्सीन नहीं निकाली, जब तक तो पूरी तबाही भी कर सकते हैं इंसान। तो इसलिए ये सुनते नहीं, ये मानते नहीं, इसलिए इनसे लड़ना बोले तो इंसानों के लिए सबसे, हमेशा जिस भी वक्त में इनका अटैक हुआ ना, तो बहुत घातक साबित हुआ। जो सबसे ज्यादा इंसानियत को नुकसान पहुंचा है, इन्होंने पड़ा। ये किसी को नहीं देखते, ना कोई जात, धर्म, देश, मुल्क, कुछ ही नहीं देखते, बस इंसान है, बड़ा बोलते। समझ में आई बात? चलो, Once they infect a cell, they take over, ये पढ़ लिया अपन ने, killing. Would you call viruses living or non living? तो तुम बोलो, क्या viruses living है या non living? Living, ठीक है। वायरस मीन्स विनम। अब क्या हुआ? अब देखो, ये हिस्ट्री चालू होगी है ना। अब ऐसा अपने को अभी सब कुछ मालूम है, लेकिन पहले मालूम था कि लोगों को वायरस के बारे में नहीं, पर तो बैक्टीरिया भी नहीं मालूम था ना। सिंपल जो दिखते थे वो ऑर्गेनिज्म मालूम है, जो नहीं दिखते उनके बारे में तो रिसर्च भी नहीं थी। फिर डिजीज होती है, जैसे टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, तो ये कौन कर रहा है, इसकी हिस्ट्री में गए, इसको देखने की कोशिश करे, इसकी पूरी रिसर्च करे, तब जाकर अपने को वायरस वगैरह पता चले। लेकिन अब जो वायरस के लिए भी इतना छोटा है, सॉरी, जो तब जाकर अपने को बैक्टीरिया वगैरह पता चले, लेकिन जो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा है उसको देखना कितना मुश्किल हो गया है ना। लेकिन उसके सिम्टम्स नजर आते थे, यानी झाड़ों पर अक्सर उसके सिम्टम्स नजर आ गए। कॉमन कोल्ड तो अपने को सबको ही होता, तो कॉमन कोल्ड की रिसर्च में होता कैसा, तो तब जाकर उसके बारे में पता चला है ना। तो सबसे पहले जो रिसर्च चालू हुई वायरस के ऊपर, वो प्लांट से चालू हुई है ना। वायरसेस मीन्स विनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो साइंटिस्ट को क्या लगा, सबसे पहले उन्होंने क्या करे, एक प्लांट लिए, उनको एक प्लांट में डिजीज दिखी, वो डिजीज को उन्होंने सर्च करे, सब कुछ करके देख लिए, लेकिन उसमें उनको नहीं कोई बैक्टीरिया दिखा, ना कोई फंगस, कुछ भी नहीं दिखा, उनको नजर ही नहीं आया। तो उन्होंने क्या करे, वो प्लांट लिए, उसको कूट दिए है ना, उसका पूरा चूरन बना दिया, फिर बोल सकते उसका पूरा रस एक्सट्रैक्ट कर लिए, जूस निकाल लिया उसका। अब वो जूस निकालकर उन्होंने वो जूस थोड़ा सा अच्छे एक हेल्दी प्लांट पे लगाया। जैसे ही वो हेल्दी प्लांट पे उन्होंने वो जूस लगाया तो प्लांट को डिजीज हो गई। तो उनको यह महसूस हुआ कि यार नहीं, ये जहर है कर, इस प्लांट के अंदर क्या ये जहर है कर। अब लेकिन जहर रहता तो वो जहर अगर रहता तो फिर अगर वो जहर प्लांट ही खुद बनाता फिर उसको डिजीज क्या होती थी? सीधी बात है ना, अगर प्लांट खुद जहर बनाता तो डिजीज होने का सवाल ही नहीं है। और अगर वो एक जहर ही होता तो फिर हर प्लांट, वो स्पीशीज का हर प्लांट वो बनाता ना। लेकिन इसका मतलब क्या था, कहीं ना कहीं बाहर से आ रहा था, कुछ ना कुछ बाहर से आ रहा था, फिर इसलिए उसको डिजीज भी हुई। जैसे हमारी बॉडी कोई चीज बनाती है तो अपने उससे कोई फर्क पड़ता है? जैसे तुमने प्लांट में से गोंद निकालते देखे, गोंद निकलते, और प्लांट का ही है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? प्लांट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लांट खुद बनाता है, तो उसका ही फ्लूइड है प्लांट का। लेकिन जब तक कि कोई बाहर वाला अटैक ना करे, जब तक प्लांट को कोई फर्क ही नहीं पड़ना है।
समझ पा रहे हैं ना तुम बात? तो उन्होंने अगर सोचा कि भाई ये प्लांट का ही होगा, वही कुछ जहर एक बनाता होगा करके, उसने उन्होंने नाम रख दिया उसका विनम और पॉइजनस फ्लूइड। क्या नाम रख दिया उन्होंने? विनम, यानी ऐसा फ्लूइड जो पॉइजनस है, जो जहरीला है ना। तो उसने हाँ, उनको लगा कि भाई कोई फ्लूइड है जो क्या करता है, डिजीज कॉजिंग करता है, डिजीज कॉज करता है, जानलेवा है, जहरीला है। तो उन्होंने बोल दिया वायरस। वायरस का अगर नाम ही मतलब देखें, उसका नेमिंग, नाम का जो मतलब वो क्या है, वायरस मीन्स विनम और पॉइजनस फ्लूइड। क्या है उसका मतलब? विनम और पॉइजनस fluid. Dmitry Ivanovsky in 1892 recognized certain microbes as causal organism of mosaic disease of tobacco. तो डिमिट्री इवानोव्स्की ने क्या सबसे पहले क्या देखे, उन्होंने सबसे पहले देखे कि यार कोई ना कोई माइक्रो, उनको सा लगा, महसूस हुआ कि यार कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो टोबैको के अंदर मोज़ेक डिजीज कॉज कर रहा है। कौन सी डिजीज? मोज़ेक डिजीज इन टोबैको। देखो वायरस तो नाम रखा गया, वो क्यों रखा गया बोले तो, हाँ, उसको उनको ऐसा लगा कि भाई ये जो फ्लूइड है वो जहरीला है, इसलिए उन्होंने विनम पॉइजनस फ्लूइड करके नाम रख दिया। वो अलग हो गया है ना, उसके नाम की हिस्ट्री हो गई कि नाम वायरस क्यों पड़ा वो। अब ये उसका एक्सपेरिमेंट है, जो मैंने बताया ना तुमको, ऐसा ऐसा करोगे वो तो हाँ, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई कोई ना कोई माइक्रोब होगा करके। समझ में बात? सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करे थे, इसलिए उसका नाम वायरस रखे थे। अब वो कौन से साइंटिस्ट ने नाम रखे वायरस, वो सारा अपने छोड़ दिए। चलो अपने आगे पढ़ते अभी। तो उन्होंने बाद में क्या बोले कि उनको लगा कि यार नहीं ऐसा नहीं है। देखो अभी पढ़ेंगे ना पूरा, तुमको समझना है। देखो डिमिट्री इवानोव्स्की रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। यानी उन्होंने क्या करे, उसके ऊपर रिसर्च करे बाकायदा। तो पहले साइंटिस्ट है, उन्होंने बोल दिया कि भाई एक पॉइजनस फ्लूइड है, वो काम हो गया। लेकिन इन्होंने क्या करे, डिमिट्री इवानोव्स्की ने, उन्होंने क्या करे कि वो फ्लूइड को लिए पहले तो क्या करे, वो फ्लूइड को लिए, उन्होंने बोल दी फ्लूइड को लेकर क्या करे, एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से गुजारे उसको। जैसे ये जो फिल्टर है, ये पेपर जो था, तो ये पेपर के अंदर बैक्टीरिया अटक जाते थे, ये पेपर के अंदर बैक्टीरिया अटक जाते थे। तो अगर ये पेपर में देखो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या करे, इसमें डाल दिया लिक्विड, जो उनके पास में बोतल में जो लिक्विड था, है ना, जो रस था प्लांट का, वो इसमें डाल दिए। तो अगर ये बैक्टीरिया होता तो बैक्टीरिया इसमें अटक जाता था। बैक्टीरिया अगर एक मतलब इसमें अटक गया तो फिर जो नीचे जो फ्लूइड मिल रहा है तुम्हारे को, नीचे जो फ्लूइड मिल रहा, अब अगर ये फ्लूइड को तुम प्लांट को लगाएंगे तो डिजीज होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो साफ हो गया ना, मतलब पानी, गंदगी जो बैक्टीरिया थी वो इसमें अटक गई। लेकिन हुआ कैसा नहीं, जब ये फ्लूइड भी हमने प्लांट को लगाया तो उसको डिजीज हो गई। तो इसीलिए उन्होंने बोले कि यार कोई ना कोई इसमें ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास होकर आ जा रहा है। समझे ऐसा? तो उन्होंने हाँ, यानी ये टोबैको मोज़ेक, तो देखो टोबैको बोलते हैं प्लांट का नाम है ना, तंबाकू को प्लांट को टोबैको बोलते हैं। मोज़ेक डिजीज बोलते हैं उसमें एक कैंसर जैसा ऐसा पूरा ट्यूमर जैसा फॉर्म हो गया, उसको बोलेंगे अपन टोबैको मोज़ेक डिजीज। ठीक है, इसको देखो बोला मोबाइल पर निकालो, टोबैको मोज़ेक डिजीज कैसे रहते हैं मालूम पड़ जाएगा। तो ये मतलब पहले बैक्टीरिया कर रहा था, फिर टोबैको नहीं, देखो टोबैको मोज़ेक का क्या मतलब बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जो पत्ते रहेंगे उससे, है ना, कैंसर नहीं हो रहा, उसके अंदर पत्ते जो है उसके पत्ते, तो ये जो टोबैको के जो पत्ते इसके ऊपर ऐसे चट्टे चट्टे बन जा रहे पूरे, है ना। मोज़ेक फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, छोटी छोटी यूनिट से जब मिलकर बड़ा स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन। जैसे शहद की मक्खी के देखे तुम, शहद का जो छत्ता रहता है ना, शहद का जो छत्ता रहता है अपना, वो कैसे रहता है, वो छोटी छोटी यूनिट से बना रहता है ना, ऐसा, है ना। तो इसी को बोलते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन। तो जो एक यूनिट रहती है, यानी ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो छोटी छोटी सब यूनिट से बना हुआ, उसको बोलते हैं अपन मोज़ेक फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा, इसके ऊपर चट्टे चट्टे छोटे 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 चट्टे आ जा रहे हैं ना, पीले कलर के, कच्चे कलर के जो चट्टे आ रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं अपन टोबैको मोज़ेक डिजीज। यानी उसके पत्ते हरे होने के बजाय पीले और कथिया हो जाए। नहीं, ये स्पेसिफिक है, यानी ये जो होंगी ये सिर्फ प्लांट की होंगी। अब ये किसको फर्क नहीं पड़ना है इससे, इसने क्या करा, रिकॉग्नाइज करा। तो देखो ये डिजीज थी, है ना, ये डिजीज थी। तो उन्होंने क्या करा, ये पत्ता निकाला। उनको लगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये पत्ते में जो रस है वो पॉइजनस होगा, तो उन्होंने पत्ता निकाले, पत्ते को कूट दिए। पत्ते को कूटने के बाद में क्या करा उन्होंने, उनको लगा कि वायरस अगर बैक्टीरिया, उनको ऐसा महसूस हुआ कि बैक्टीरिया हो सकता है डिजीज कॉजिंग, तो उन्होंने क्या करे, ये लिक्विड लिया और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में डाले। अब अगर बैक्टीरिया होता तो यहाँ पर अटक जाता, और जो बचा हुआ फ्लूइड था उससे फिर एक हेल्दी प्लांट लिए। हेल्दी प्लांट को क्या करें, उन्होंने डिजीज करने की कोशिश करे। हेल्दी प्लांट को, ये एक नॉर्मल प्लांट है हेल्दी, तो इस लिक्विड को इसके ऊपर डाले उन्होंने,
इस लिक्विड को इसके ऊपर डाल दिए प्लांट के ऊपर, लेकिन ये प्लांट को भी डिजीज हुई। अब होना तो ये चाहिए था, अगर ये बैक्टीरिया कॉज करता तो क्या होता, यहाँ पर बैक्टीरिया फिल्टर हो गया, ये जो लिक्विड था वो प्योर हो गया, अब इस प्लांट को डिजीज नहीं होना था, लेकिन फिर भी इस प्लांट को डिजीज हो गई। तो इसीलिए उन्होंने बोले कि वो ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो एक माइक्रोस्कोपिक है, इतना छोटा है कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाता। हाँ, लेकिन उनको तो नहीं मालूम था वायरस है करके, उन्होंने नहीं देना वो, समझ में। तो उन्होंने इतना बताया सिर्फ, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करे और ये बताएं हाँ बैक्टीरिया से छोटा है, बस इतना बताएं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि टोबैको मोज़ेक डिजीज कौन सा माइक्रोब कॉज करता है, उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि ये जो डिजीज है एक माइक्रोब कॉज करता है और जो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। तो अगर ये पूछता कि किसने बताया कि टोबैको मोज़ेक डिजीज एक माइक्रोब कॉज करता है और वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, तुमको बोलना पड़ेगा डिमित्री इवानोव्स्की। समझे भाई? चलो तो Dmitry Ivanovsky recognized certain microbes as causal organism of mosaic disease of the tobacco. These were found to be smaller than bacteria because they were passed through bacteria-proof filter. समझे भाई? चलो अब M.W. Bejernik demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus. तो न्यू पैथोजन वायरस। हाँ, अब सबसे पहले M.W. बेजरनिक थे जिन्होंने इसको नाम दिया। इन्होंने तो इतना बताया था कि एक माइक्रोब है यार, वो क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो नाम दिया गया है ना, इन्होंने क्या बोले कि जो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करता है, जो टोबैको को जो डिजीज हो रही वो उसके अंदर जो माइक्रोब है वो माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा है और बैक्टीरिया से छोटा है, बस इतना बोलिए छोड़ दिए। फिर जो इसके बाद में यानी साइंटिस्ट के लिए कोई साइंटिस्ट को टॉपिक मिल गया तो बस उनकी स्टडी पढ़ के आगे आगे चालू रहते, और उनको कुछ नहीं मिला दूसरा साइंटिस्ट के ऊपर रिसर्च करते रहते, सिंपल। तो उसके बाद में साइंटिस्ट है M.W. बेजरनिक, तो उन्होंने क्या करे, ये फ्लूइड उठाए, उनको लगा यार ये फ्लूइड उठाए और इसको डिजीज हो गई है ना, इसको डिजीज हो गई थी ना, इसको डिजीज कर दिया उन्होंने। तो फिर एक काम उन्होंने एक्स्ट्रा करे कि इसका नाम रख दिया, इसका नाम क्या रखा उन्होंने, वायरस। क्या नाम रख दिया बोलो, वायरस। तो अपन जो उसको अभी वायरस बोलते वो किसका दिया हुआ नाम है, M.W. बेजरनिक, किसका दिया हुआ नाम है। तो यहाँ पर उसको नाम मिला, उन्होंने डिमिट्री इवानोव्स्की ने उसको नाम नहीं दी थी। उन्होंने क्या बताया सिर्फ कि भाई जो अपने टोबैको मोज़ेक डिजीज है वो कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है और वो क्या रहती है बोलो, वो बैक्टीरिया से छोटा रहता है। देखो उनके पॉइंट्स लिख लो, यानी ये इसमें जो है ना साइंटिस्ट के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं ना, अभी 2 साल से तो क्वेश्चन नहीं आया इसके बारे में, लेकिन अब आ सकते हैं। हाँ, ईयर नहीं भी आते, ईयर को लेस्ट प्रायोरिटी देना है, ईयर को लेस्ट प्रायोरिटी देना है, सबसे कम, सबसे लास्ट में, है ना। लेकिन सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट, उसके बाद में साइंटिस्ट वगैरह याद करो, सबसे लास्ट में जैसे कुछ ईयर है, जैसे 1969 R.H. व्हिटेकर का ईयर वो रटा हुआ होना चाहिए। जेनेटिक्स के 1-2 ईयर है जो अभी तक पूछे भी गए, वो ईयर तुमको याद होना चाहिए। इसके बारे में साइंटिस्ट की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम याद रखना है, ईयर नहीं याद करना है, ठीक है। डिमित्री इवानोव्स्की है ना, क्या नाम बोले उनका, डिमित्री, तो DI लिख देता हूँ, ठीक है। DI से आपने क्या करे, चलो इन्होंने क्या करे, पहला पॉइंट सबसे पहले बोले कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज आती है, टोबैको मोज़ेक डिजीज कौन करता है, बोले एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो, हाँ या माइक्रोब्स बोल सकते ना, माइक्रोब्स करता है जो क्या होता है, स्मॉलर देन बस इतना पॉइंट याद रख ली तुमने इनके बारे में कि टोबैको मोज़ेक डिजीज माइक्रोब्स कॉज करता है जो स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है, इन्होंने ये बोले थे, बस खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट है दूसरे नंबर के, है ना, ये पहले साइंटिस्ट हो गए अपने, हाँ M.W. बेजरनिक, है, तो ऐसा लिख दिए, ठीक है। दूसरे इन्होंने क्या बोले कि वो जो माइक्रोब्स है वो एक अच्छे प्लांट को, हेल्दी प्लांट को डिजीज कर सकता है। तो इन्होंने क्या बोल दिए, माइक्रोब्स कैन कॉज डिजीज टू हेल्दी प्लांट, हाँ, और उन्होंने नाम भी रख दिया वायरस, ठीक है। तो नाम किसने रखा, फिर इन्होंने रखे, तो अपन इसको यहाँ पर लिख देते, नाम किसने रखे, इन्होंने। क्या नाम रखा उसका, वायरस। अब वायरस को क्या एक और नाम दिया उन्होंने, और जो वो फ्लूइड था, देखो इन्होंने क्या करा, M.W. बेजरनिक demonstrated that the extract of the infected plant of the tobacco could cause infection in the healthy plant and name the new pathogen, उसको न्यू पैथोजन को क्या नाम रख दिया बोलो, वायरस।
एंड कॉल्ड द फ्लूइड, और जो फ्लूइड था अब इन्होंने भी ये नहीं देखे कि वो वायरस बोले तो उसके अंदर कोई ना कोई जानवर ही होगा करे, ऐसा नहीं देखे उन्होंने। वायरस का मतलब क्या पड़ा अपने ऊपर, पॉइजनस फ्लूइड, तो उन्होंने एक्चुअल में वो फ्लूइड का ही नाम वायरस रखे, और वो जो फ्लूइड था उसको एक और स्टेटमेंट बोल दिए कंटेजियम वाइवम फ्लूइड। तो वो जो स्टेटमेंट है वो किसका दिया है, इनका दिया है ना। हाँ, तो वायरस जो नेम है, वायरस नेम गिवन बाय MW बेजल। एक पॉइंट ये बोलेंगे कि उन्होंने ये बताया कि हेल्दी प्लांट को डिजीज कर सकता है, दूसरा पॉइंट वायरस का नेम दिए, तीसरा पॉइंट कंटेजियम वाइवम है ना, VIVM वाइवम फ्लूइडियम, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया। कंटेजियम का मतलब लिविंग, इसका मतलब क्या होता है बोलो, लिविंग है, लिख दूं LI लिविंग, ठीक है। वाइवम का मतलब बोलो, वाइवम का मतलब सॉरी कंटेजियम का मतलब इन्फेक्शियस, बिल्कुल इन्फेक्शियस। वाइवम का मतलब लिविंग और फ्लूइडियम का मतलब फ्लूइड, ऐसा बस। तो इन्होंने 3 काम करे बोल दिया अपने, सिंपल समझ में आई बात। माइक्रोब्स ये बताया कि हेल्दी प्लांट को डिजीज कॉज कर सकता है, दूसरा नेम दिया वायरस, और तीसरा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, उस फ्लूइड को एक स्टेटमेंट दे दी, एक नाम दे दी, क्या दे दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम बोल दिया उसको, कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। समझ में आ रही बात, चीजें ध्यान दिमाग में बढ़ते जा रही। चलो ये अपन ने एक पॉइंट देखे दिमित्री इवानोव्स्की के बारे में, उन्होंने ये बताया कि टोबैको मोजाइक डिजीज है, कोई माइक्रोब्स कॉज करता है, और वो माइक्रोब्स बैक्टीरिया से छोटा होता है। फिर उसी एक्सपेरिमेंट को आगे लेके MW बेजल ने उन्होंने ये देखे कि वो माइक्रोब्स एक हेल्दी प्लांट को डिजीज भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। उसका नाम दे दिए वायरस, है ना। पहले के एनसीईआरटी में लिखा होता कि भाई इन्होंने डिमित्री इवानोव्स्की ने उसका नाम दिया, यानी ये जो हिस्ट्री जो है ना एक प्रॉपर सीक्वेंस में किधर भी कुछ भी बता दी नहीं, इसलिए तो तुमको क्या है ना इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अगर टोबैको मोजाइक डिजीज के बारे में पूछता है, अगर स्टेटमेंट में टोबैको मोजाइक डिजीज दिया हुआ है और बोल दिया कि बैक्टीरिया से छोटा, तो फिर तुमको डिमित्री इवानोव्स्की ठिकाना है। लेकिन अगर इसके अंदर स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट दिया, अगर कोई स्टेटमेंट आए कि बताओ ये स्टेटमेंट किस साइंटिस्ट से एसोसिएटेड है, कौन सा, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, तो तुमको WM बेजल नहीं बनाना है, ठीक है। की पॉइंट बताना है, देखो अगर स्मॉलर देन बैक्टीरिया यूज करता है कि भाई टोबैको मोजाइक डिजीज कौन सा माइक्रोब कॉज करता है और वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है, ये किस साइंटिस्ट ने बताया, तुमको टिका देना है डिमित्री इवानोव्स्की। उसके बाद में अगर कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम किस साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिए, तो तुमको बोलना है MW बेजल, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरे साइंटिस्ट का काम एकदम क्लियर कट है। इन दोनों का क्या था, तो आधा काम था, दोनों ने सेम तरीके का काम कर रहे थे, और उनकी साइंटिस्ट उनके एक्सपेरिमेंट को इन्होंने आगे लेकर गए थे ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो तीसरे साइंटिस्ट थे उनका काम थोड़ा यूनिक है, यानी वो याद रखने में आसान जाएगा। कौन से, WM स्टैनले, लेकिन नाम यूनिक नहीं है। काम यूनिक है लेकिन नाम यूनिक है नहीं। WM स्टैनले, उनका MW बेजल नहीं, इनका WM स्टैनले। पहले उनके इसमें पहले M था फिर W था, इनके इसमें पहले W फिर M, समझे। तो काम यूनिक है लेकिन नाम यूनिक नहीं है। चलो WM स्टैनले, ठीक है। इन्होंने क्या किए थे, देखो WM स्टैनले शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। तो उन्होंने ये बताया था कि वायरस फ्लूइड नहीं है, वायरसेस को तुम सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते, उसको क्रिस्टलाइज भी कर सकते हो। क्या बोले थे, वायरस कोई फ्लूइड पानी नहीं है, वो उसको तुम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। तो उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज करके बताया थे, यानी उनके क्रिस्टलाइज करने के बाद ही हमको मालूम पड़ा कि वायरस में एक प्रोटीन का कोड होता है और साथ में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अभी तक क्या समझ रहे थे हम उसको, पानी फ्लूइड समझ रहे थे। लेकिन जब तक के WM स्टैनले नहीं आए, तो उन्होंने क्या करे, एक फ्लूइड को इसमें से वायरस को अलग करके दिखाया, यानी क्रिस्टलाइज करके दिया। समझ में आ रही है चीजें, क्रिस्टलाइज करने का मतलब यानी इस फ्लूइड से वायरस को अलग करके दिया, अलग निकाल के दिया, हाँ पानी से। तो फिर वो लोगों की जो मिथ थी कि भाई जो कंफ्यूजन था कि भाई ना वो फ्लूइड है, वो दूर हुआ। और अब उन्होंने क्या करे कि भाई इसको एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे इसको देखने लगे। तो पहले लोग इसी को क्या समझ रहे थे, ऑर्गेनिज्म समझ रहे थे, वो फ्लूइड ही कुछ ना कुछ है करके, है ना, हाँ उसके अंदर था, तो उसके अंदर से इसको निकाल कर बताए, ठीक है। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए, देखो MW स्टैनले शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज, यानी उनको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स। और जो सॉलिड होता है, ऑर्गेनिक जो सॉलिड होता है ना जनरली, जैसे हमारी मसल हो गई, जितने भी सॉलिड होते हैं वो जनरली प्रोटीन्स की बनी होती है क्या, प्रोटीन्स। तो इसीलिए इसके अंदर प्रोटीन कोड है ना। तो उन्होंने यही बोले थे क्या, एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, और उन्होंने बस इतना स्टेटमेंट दिया। तो WM स्टैनली के बारे में क्या बोलेंगे तुम, सबसे पहले स्टेटमेंट
ये तीसरे साइंटिस्ट है, तीसरे नंबर के। तो इनका स्टेटमेंट क्या था बोलो सबसे पहला, कि उन्होंने क्रिस्टलाइज करके देखा ना, क्रिस्टलाइज, जो फ्लूइड है उसमें एक्सट्रैक्ट करें क्रिस्टलाइज और वायरस है ना। हाँ क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज्ड वायरस, और क्रिस्टल है और वायरस यानी देखो इस फ्लूइड को इस वायरस में कन्वर्ट करके दिखाए थे। बाहर निकाल के, हाँ बिल्कुल बाहर निकल के दिखाए, ऐसा याद रखना है। हाँ बिल्कुल, यानी इस फ्लूइड से वायरस को अलग करके दिखाए, क्रिस्टलाइज वायरस को क्रिस्टलाइज करके दिखाए थे। और दूसरी चीज क्या बोले थे, एक स्टेटमेंट दिए थे कि क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकता है ना, हो रहा है, इसका मतलब वायरस के अंदर क्या है, प्रोटीन है बोलते हैं। क्रिस्टल्स आर लार्जली ऑफ प्रोटीन, आर largely of protein। बस ये दो स्टेटमेंट याद रखना मुझे, कि उन्होंने क्रिस्टलाइज्ड वायरस यानी वायरस को अलग करके दिखाए थे, और स्टेटमेंट दिए थे क्रिस्टल्स आर लार्जली ऑफ प्रोटीन, यानी इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया वायरस के अंदर प्रोटीन है करके, बैक्टीरिया वायरस के अंदर क्या है, ज्यादा प्रोटीन है उसके अंदर, ऐसा बताया। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि भाई मोस्ट ऑफ दी वायरस का जो पार्ट है वो प्रोटीन है, यानी वायरस प्रोटीन से भी बना हुआ है, सिंपल। हाँ प्रोटीन ही है, सिर्फ प्रोटीन नहीं है, लिखे ना सिर्फ प्रोटीन है क्या, नहीं अपन ने क्या बोले, न्यूक्लियो प्रोटीन। हाँ बोल, उन्होंने जो प्लांट में जो फ्लूइड रहता है उसको एक्सट्रैक्ट करे, उसमें से उसको बाहर निकाला तो वायरस बना। हाँ बिल्कुल, यानी उन्होंने क्रिस्टलाइज्ड वायरस से बोल दो, क्रिस्टलाइज और क्रिस्टल। हाँ बिल्कुल, चलो समझ में आ गई बात। हाँ दे आर इनर्ट, अब वही बात जो अपन पहले पढ़ चुके, दे आर इनर्ट, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट। अगर वो सेल के बाहर रहा तो इनर्ट है, कुछ कर सकता है क्या, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट का मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट का मतलब होता है हम साथ साथ, या फिर मरेंगे भी साथ और जिएंगे भी साथ, है ना, जीना मरना साथ साथ, तो उस तरीके से। तो जिंदा रहेंगे होस्ट के साथ, मरेंगे होस्ट के साथ, हम साथ साथ वाली कंडीशन है, मुझे आई। चलो ठीक है, चलो तो ये उन्होंने बोले नहीं थे बोला, ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है जनरल स्टेटमेंट है, वो उनका दिया बनी। तो उन्होंने सिर्फ दो स्टेटमेंट, उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज करके दिखाया और एक स्टेटमेंट दिए थे कि क्रिस्टल्स आर लार्जली ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब वायरस के अंदर ज्यादातर प्रोटीन पार्ट है, सिंपल। चलो, और दो स्टेटमेंट एनसीईआरटी भी तो कुछ ना कुछ बोलेगी नहीं यार, कि सब वही बोलते बैठेंगे। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है अपने को कि वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड द बॉडी, अगर बॉडी के आउटसाइड है मैंने तो कुछ नहीं कर सकते, और वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी हम साथ साथ वाली कंडीशन देते, ठीक है। हाँ, इन एडिशन टू प्रोटीन्स, प्रोटीन के अलावा क्या रहता है, तो अपन ने प्रोटीन तो पढ़ लिए, उनके एक्सपेरिमेंट से ये तो समझ में आ गया तो वायरस में ज्यादातर प्रोटीन होने वाली है। लेकिन अभी तो अपन ने एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से करे नहीं ना। हाँ, अपने को मालूम है कि वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन एनसीईआरटी ने तो पता ही नहीं। अब बता रही ना, तो बता रही, देखो, इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, यानी प्रोटीन के अलावा वायरसेस में क्या होगा बोलो, जेनेटिक मटेरियल भी होगा। तो क्या क्या हो सकता है बोलो, viruses also contain genetic material, they could be either RNA, either बोला, या तो RNA, जैसे देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर यहाँ DNA बना दिया पुणे, यहाँ पर बना लेते, तो either RNA और DNA है, either RNA और DNA। no viruses contain both, कोई भी आज तक ऐसा वायरस नहीं मिला जिसमें RNA और DNA बोथ हो। तो ये पूछ सकता है, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा आता कि वायरसेस कंटेन बोथ DNA एंड RNA, फॉल्स, गलत, वाहियात बात। वायरस में या तो आरएनए रहेगा या तो डीएनए, आइदर आरएनए और डीएनए, समझे। चलो, अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, देखो ये भी स्टेटमेंट आ सकता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो, हाँ घर के मालिक है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटीन, बढ़िया, न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस का कब्जा तो नहीं होगा दिमाग पे, हाँ। तो देखो न्यूक्लियो प्रोटीन बोले तो क्या होता है, न्यूक्लियो बोले तो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए, न्यूक्लियो बोले तो न्यूक्लिक एसिड, हाँ डीएनए, डीएनए एंड आरएनए, ये दो ही न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो अपन अपने पूरे सिलेबस के अंदर ये दो ही न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है अपने, एक डीएनए पढ़ना है और एक आरएनए पढ़ना है। तो ये न्यूक्लिक एसिड हो गए, यानी वायरस में न्यूक्लिक एसिड है साथ साथ प्रोटीन है, तो इसलिए बोले न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना। न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटीन क्या नहीं है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन, बिल्कुल बिल्कुल, यानी प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन के कोट में या तो डीएनए रहेगा फिर या तो आरएनए रहेगा, सिंपल। चलो समझ में आ गई न्यूक्लियो प्रोटीन की बात।
अब देखो आगे, वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस, वो फैलने वाला है। इन्फेक्शियस बोलो क्या होता है? फैलने वाला है ना, एक दूसरे से फैलने वाला है, एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे से तीसरे, ऐसा जाने वाला रहता है। सिंपल। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, अब देखो इसके बारे में मैं तुमको लिखा देता है, फिर समझ में आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने क्या दी इसमें, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट। अब देखो वायरस ऐसा रहता है, मैंने बोला ना कि बैक्टीरिया इंसान से बहुत छोटा है, तो जितना बैक्टीरिया इंसान से छोटा है अपन अज्यूम कर सकते वायरस बैक्टीरिया से उतना ही छोटा है। तो वायरस प्लांट को भी डिजीज कर सकता है, एनिमल को भी नहीं छोड़ेगा और बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ेगा, है ना। तो कौन सा बैक्टीरिया रहेगा, कौन सा वायरस रहेगा, ऐसा नहीं है कि भाई वायरस बोलने के बाद में कि सारे वायरस सेम तरीके के वायरस सबको कॉज करें। ऐसा है क्या कि प्लांट को डिजीज है तो प्लांट अपन ने खा लिया, अपने को वायरस लेंगे? नहीं होता। अपन कितने ऐसे प्लांट खा लेते रोजमर्रा की जिंदगी में जिसके अंदर वायरस रहते, लेकिन अपने को कुछ होता नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ वायरस ऐसे रहते जो अपन प्लांट नहीं भी खाते लेकिन फिर भी अपने को डिजीज होती है ना। तो वो कौन से? जैसे वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, जो प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे उनके पास में क्या रहेगा? सिंगल स्टैंडर्ड क्या रहेगा उनके पास में? आरएनए रहेगा। सिंपल। उनके पास में क्या रहेगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, बैक्टीरिया उसके पास में क्या रहने वाला है बोलो? उसके पास में रहेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या रहेगा बोलो? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है। अब तीसरे है अपन एनिमल्स है ना, इन्फेक्ट एनिमल्स, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेगा उसके पास में देखो, हाँ उसके पास में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी रहेगा, और साथ ही साथ डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी रहेगा। बिल्कुल। हाँ तो देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, यानी ऐसा वायरस जिसके अंदर सिर्फ डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, ऐसा वायरस जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ऐसा वायरस जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। देखो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में अपने को पूरी बायोलॉजी में अपने को नहीं पढ़ना है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अपने को देखना ही नहीं है। तो रहता सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी एग्जिस्ट करता, वो कोई भी चीज वो भी एक चीज रहती है, लेकिन अपने को उसके बारे में नहीं पढ़ना है। डीएनए बोलने के बाद में अपने को डबल स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना है। तो देखो दो पॉसिबल है। देखो एक बात गौर से सुनो, पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाओ, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही एग्जिस्ट करता है। ये बात समझ में? क्यों? क्योंकि डीएनए का बोलने का मतलब ही दिमाग में कैसे इमेज आती है, इस तरीके से इमेज आती है ना, तो हमेशा डबल स्टैंडर्ड रहने वाला है। हाँ? लेकिन आरएनए क्या हो सकता है? आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है ना। तो तुम लिख सकते हैं आरएनए को सिंगल स्टैंडर्ड भी लिख सकते हो और डबल स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो एनिमल को जो वायरस को करेंगे उसमें सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए रहेंगे, लेकिन डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेंगे। बिल्कुल। हाँ सिंगल, देखो जो एनिमल को कॉज करता है ना, देखो अब सुनो गौर से, इसका मतलब जैसे प्लांट है, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंपल। प्लांट हालांकि बहुत बड़ा है लेकिन उसको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जिसके पास में सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, इस तरीके से वही बैक्टीरिया क्या कर देंगे? उसको डिजीज कॉज कर देंगे। बैक्टीरिया को किसने करा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला। किसने? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला। अब प्लांट बहुत बड़ा है, ऐसा सोच सकते तुम, प्लांट बहुत बड़ा है, एक जगह खड़ा हुआ है ना, तो अगर सिंगल स्टैंडर्ड भी डीएनए लिख दिया, एक ही चाकू भी लिख चलेगा तो काम हो गया। बैक्टीरिया छोटा है, उसकी एज का है, अब प्लांट इतना बड़ा है, वो कुछ कर भी नहीं सकता, हल सकता, झुल सकता नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो इसलिए उसको मारना वायरस के लिए बहुत आता है। तो उसने क्या करा? सिंपल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए उठाया अपना और चले गया और प्लांट को डिजीज कॉज कर दिया। अब बचा आया बैक्टीरिया। आया क्या? बैक्टीरिया कैसा है कि बैक्टीरिया के अंदर क्या है? बैक्टीरिया को कॉज कर रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला। कौन सा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला, है ना। तो इसमें क्या था बैक्टीरिया में? बैक्टीरिया छोटी साइज का है, तो बैक्टीरिया उसको मार सकता है, कुछ कर सकता है ना, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ रेजिस्ट कर सकता है, इसलिए उसने डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेके एक मजबूत हथियार लेके। लेकिन एनिमल इसके ऊपर कोई भी हथियार इस्तेमाल कर लेता। यानी अपन कैसे एक्सट्रीमिस्ट है, अपन ना ही बैक्टीरिया से मैच करते ना ही प्लांट से, तो अपने को हर तरीके से हथियार से मारने की कोशिश करेंगे। डबल स्टैंडर्ड से भी मारेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड से भी मारेंगे और डबल स्टैंडर्ड आरएनए से भी मारेंगे।
सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जैसा कुछ रहते हैं, समझे? ऐसे नहीं तो काट मारे। हाँ, उससे फिर कैसे मारेंगे? तो इसलिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, और ये तीनों हथियार से अपने को मारने की कोशिश करें, क्योंकि अपने बोले तो इंसानों का बहुत ही बड़ा दुश्मन है, जो मिल जाएगा वो, अरे इसको तो कहीं से भी चलता है, बोले दो दवाई, है ना? तो हाँ, बैक्टीरियोफेज यानी जो वायरस बैक्टीरिया को कॉज करता है डिजीज, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। So virus that infect bacteria is known as bacteriophage. अब ये टॉपिक समझ में आया तुमको? तो प्लांट को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, है ना? प्लांट एक जगह खड़े हुआ है, सिंगल स्टैंडर्ड हथियार ले जाओ, डाल दो, काम हो गया। और बैक्टीरिया को डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लेकिन एनिमल्स को तीनों के तीनों कुछ भी डाल दो, काम हो जाए। समझ में? चल, हाँ क्या बोले? चमके, चलो ठीक है, अब आगे देखते बाकी।